नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं और बहुत बड़ी खबर के साथ में इस वक्त लाइव हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये खुलासे आज मैं नहीं कर रहा, इस रिपोर्ट के आधार पे करूंगा, इस ऑर्डर के आधार पे करूंगा जो गोवा कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। ये दरअसल ऑर्डर पास किया है आरोपी नंबर 2 सुखविंदर की जमानत को रिजेक्ट करते हुए, उसको डिसमिस करते हुए। और आपको ध्यान होगा 16 फरवरी को इस मामले में सुनवाई थी। 16 फरवरी को गोवा की कोर्ट ने, और गोवा की भी मैं बात करूं तो ये नॉर्थ गोवा में पणजी के सेशन जज हैं शेरिन जी पॉल, उनकी कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। और ये ऑर्डर कोई 1-2 पेज का नहीं बल्कि 32 पेज का है और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और ये खुलासे दरअसल जब भी कोई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो उसमें 2-3 चीज़ों के हवाले दिए जाते हैं। मसलन कि पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी, पुलिस ने जांच इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा। तो इसमें जांच जो एजेंसी है वो सीबीआई है, सीबीआई ने क्या कहा, और फिर जो डिफेंस के लॉयर हैं वो क्या कहते हैं, और फिर कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, अपना ऑर्डर सुनाता है। और मेरे साथ हरियाणा के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, डिफेंस के लॉयर हैं सुखवंत डांगी, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। और सोनाली फोगाट मर्डर केस में ये आरोपी नंबर 2 सुखविंदर के वकील भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ा खुलासा इस ऑर्डर में हुआ है, दरअसल ये हो तो पहले ही गया था क्योंकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था मामले को, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन ऑर्डर की कॉपी, चूँकि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास आ चुकी है, गोवा कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। और इसमें ये खुलासा होता है कि सुखविंदर ने ना सिर्फ सोनाली फोगाट को एमडीएम में देने की कोशिश की, बल्कि उनकी 2 सहयोगी भी वहाँ पर गोवा में थी, उनकी दोस्त वहाँ पर थी जो उनके साथ में उस होटल में ठहरी हुई थी। उनको भी, उनमें एक मिस वान्या है और दूसरी मिस एंजेला है, इनको भी एमडीएम में देने की कोशिश की गई, जबरन प्रयास किया गया। कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में कहा है और सीबीआई की जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा है, क्योंकि सीबीआई ने जो रिपोर्ट फाइल की, अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल की कोर्ट में, उसमें इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हालांकि डिफेंस की तरफ से भी काफ़ी सारे तर्क दिए गए। उसमें कहा गया कि आरोपी नंबर जो 2 सुखविंदर है, उनकी इंटेंशन नहीं थी इस केस में, इंटेंशन का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इन चीज़ों को डिनाई किया। उन्होंने अपने तर्क दिए, वकील साहब ने अपने अलग तर्क दिए, और मजबूती से जमानत की अर्जी का दावा रखने वाले सुखवंत डांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बावजूद कोर्ट ने फिलहाल उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन चुकाने वाले कई खुलासे हैं। डांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकमत पोस्ट पर। आपके धन्यवाद सर्वेश भाई, धन्यवाद। बिल्कुल, इसमें एक खुलासा सर ये हुआ है कि आपके क्लाइंट ने ना सिर्फ सोनाली फोगाट बल्कि उनकी 2 दोस्त थी गोवा में जो वहाँ पर लियोनी होटल में ठहरी हुई थी, उनको भी एमडीएम में देने की कोशिश की। कोर्ट ने इसको बड़ा गलत माना है और कोर्ट ने ये कहा है कि वन ऑल्सो कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट एक्यूज वॉज फोर्सिंग मिस वान्या एंड मिस एंजेला टू कंज्यूम ड्रग्स। उन्होंने कहा कि कोर्ट आंख बंद नहीं कर सकता है, उन्होंने उनको भी जबरन ड्रग पिलाने की कोशिश की। क्या कहेंगे इस पे? देखो सर्वेश भाई, ये दोनों ही बातें आपकी गलत हैं और कोर्ट ने जो कुछ भी लिखा है वो भी गलत लिखा है। और मैं ये जो आप कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आप, जो ये मैं कंक्लूजन पे पढ़ रहा हूँ सर, कंक्लूजन में 16 नंबर पॉइंट दिया है। कहाँ तक मैं एक बार कर लूं, आपकी जो शुरुआती स्टेटमेंट है उससे भी मेरे को एतराज है, जो आप कह रहे हो कि उनको फोर्सफुली देने की कोशिश की जी। पहली बात तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये सेट नहीं हुआ कि एक शब्द प्रयोग किया गया कि इसको ले लो। वान्या के की जो स्टेटमेंट है 161 की, 2 चीजें हैं। कोर्ट ने यहाँ पे गलती की है, 161 की स्टेटमेंट को कोर्ट कर दिया, 164 की स्टेटमेंट जो इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट होती है उसको कोर्ट नहीं। वकील साहब, कोर्ट ने गलती कर दी है, आपने तय कर दिया, ये आप फैसला ले रहे हैं। आप एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो सुरेश भाई। आपने जो इतनी बड़ी बात कही, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बताइए। 164 को नहीं किया उसने एक्सप्लेन जो उसके कोर्ट के सामने। कहीं पर भी वान्या ने या एंजेला ने ये नहीं कहा कि सुखविंदर ने जो डिजीज थी उसको पिलाने की कोशिश की। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये केस वान्या शर्मा और एंजेला की उस पे नहीं है, डेथ पे नहीं है, ये सोनाली फोगाट की डेथ के ऊपर है। क्या कहीं कोर्ट ने ये कहा? लेकिन सर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में वो गवाह तो हैं। एक बार मैं कंप्लीट करूं भाई, आप रोकेंगे तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। बताइए कोई बात नहीं, जो बताइए।
तो वान्या शर्मा की बात पे और एंजेला बिस्ट की बात पे मैं दोबारा आऊंगा, क्या कहीं ये फाइंड आउट है किसी उसमें कि उसने अपने आप सिप किया है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि उसमें एमडीएमए था, ये कहीं नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है कि उसमें जो था वो उसमें एमडीएमए था, ये कहीं पर भी कोई चीज नहीं है। और जो इंटेंशन की जो बात आपने जो शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि उसको फोर्सफुली पिलाने की कोशिश की, तो फिर कोर्ट ये क्यों मानती है कि इसमें इंटेंशन नहीं थी सुखविंदर की? अब मोटिव को सीबीआई ने नहीं माना। ये तो आपकी तरफ से दलील दी गई ना, ये इंटेंशन नहीं थी, ये तो आपकी तरफ से कहा गया। अरे भाई मेरी तरफ से नहीं कहा गया, फाइंड आउट कोर्ट ने किया है। उसने स्पेशल कल्पेबल होमिसाइड की बात करी है, अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको। तो मोटिव तो सीबीआई ने नहीं माना कि कोई मोटिव था, इंटेंशन कोर्ट ने नहीं मानी। अब मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है। मैं सुखविंदर के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें। और दूसरी बात ये है कि फोर्सफुली किसी को, मैं आपको ये, चलो वो मान भी लिया, उसको फोर्सफुली कैसे मानेंगे? मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आप ले लो जी, और आप नहीं ले रहे थे, फोर्सफुली है। फोर्सफुली क्या होता है? फोर्सफुली होता है किसी को जबरदस्ती पिला देना, उसको फोर्सफुली बोलोगे ना। ये फोर्सफुल, मैं आपको, चलो मैं सारी चीजें सही मान लेता हूं सर, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये इसमें कहा गया, इसमें ऑर्डर में कहा गया, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। आप इसको आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको आप गलत कर रहे हो। मैं इसलिए आपकी बात कह रहा हूं। सर मैं आपको एक चीज, मैंने आपको जी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानकार लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर के लास्ट पैरा में कहा है, वन आल्सो कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट पैरा नंबर, आप मेरे को पैरा नंबर बताइए। लास्ट पेज पे 16 नंबर सर, 32 पेज पे 16 नंबर पे आप जाइए, उसमें साफ साफ लिखा है, कोर्ट ने अपने कंक्लूजन में लिखा है, वन आल्सो कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस एक्यूज्ड वाज फोर्सिंग मिस वान्या एंड मिस एंजेला टू कंज्यूम ड्रग्स फ्रॉम द बिस्लरी बोतल। और इसमें फोर्सिंग सब सर स्पेशल इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, आप देखें इसमें। अगली लाइन भी पढ़े आप, उसको मत छोड़ें। दिस इज आल्सो सर्कमस्टेंस नॉट एविडेंस। लेकिन सर लेकिन उसने लास्ट में एक और, लेकिन कोर्ट ने नहीं, आप अगली लाइन को छोड़ रहे हैं। फिर उसने क्या कहा? अगली लाइन को छोड़ रहे हैं। नहीं सर, आप पूरा पढ़ता हूं, मैं पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद लिखा है, दिस इज आल्सो ए सर्कमस्टांस व्हिच गोज अगेंस्ट द अक्यूज। वो आपके क्लाइंट उसके खिलाफ जाती है। सर्कमस्टेंस बिल्कुल, एविडेंस नहीं है। सर्कमस्टेंस हालात नहीं, ये सही है, सर्कमस्टेंस ही है। अपने तरीके से देख सकते हैं, मैं मेरे तरीके से देख सकता हूं। नहीं, आप तो देखिए सर, आप जाने माने डिफेंस के लॉयर हैं, आप तो हर चीज में से बात निकालेंगे। अरे नहीं भाई, सर्वेश भाई नहीं, इसमें वान्या शर्मा और एंजेला बिस्ट की जो स्टेटमेंट है उसको कोर्ट ने एट लेंथ एक्सप्लेन किया है। कहीं पर भी ये नहीं है कि सुखविंदर उसको फोर्स कर रहा था, फोर्स की कोई बात ही नहीं है। they all were enjoying, सब एंजॉय कर रहे थे, फोर्सफुल की तो कोई बात नहीं। एंजॉय होता है बिना फोर्सफुल, एंजॉयमेंट। और आप एक बात बताएं, यहाँ पे कोर्ट एक तरफ, आप कोर्ट के इस शब्द को इस तरफ जा रहे हैं, सर्कमस्टेंस है, कोई एविडेंस नहीं आई है इस बात की। सर मैंने भी नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ डांगी साहब, मैं तो सिर्फ दूसरी बात मैं तो सिर्फ इतना सर सुन लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर में बेल को रिजेक्ट कर दिया, और उसी ऑर्डर में कोर्ट अपने कंक्लूजिंग में पार्ट में लिखती है साफ साफ कि वाज अक्यूज्ड वाज फोर्सिंग, ये शब्द लिखा है, अक्यूज्ड वाज फोर्सिंग। तो मैं तो कह ही नहीं रहा, कोर्ट कह रही है। हाँ ठीक है, उसके फोर्स शब्द को तो आपने पकड़ लिया, हाँ। और उसके सर्कमस्टेंस शब्द को नहीं पकड़ा आपने। नहीं, ये लिखा है, आप सही कह रहे हैं, सर्कमस्टेंस लिखा है। सर्कमस्टेंस क्या होते हैं? सर्कमस्टेंस वो होते हैं जहां पे क्लियर एविडेंस नहीं होती, तो हालात के हिसाब से समझना पड़ता है। ठीक है, ये सर्कमस्टेंस है। तो ये सर्कमस्टेंस उस जज ने समझ लिया उस चीज को, और इस पूरे बेल ऑर्डर में आप देखेंगे कहीं पर भी कोई कंक्लूसिव पार्ट इसका नहीं है परवेज भाई। और अगर कंक्लूसिव पार्ट है इसका, तो इसका सबसे बड़ा कंक्लूसिव पार्ट ये है कि कोर्ट हैड नॉट फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ इंटेंशन, नियत। और उसने ये मान लिया कि ये मर्डर नहीं है, ये मर्डर नहीं है, ये और यहाँ पे कोर्ट ये मानती है कि चलो ये एक घटना हुई है, जिसको मैंने आपके पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एक दुर्घटना थी। कोर्ट ने भी आज यही कह दिया, मर्डर होता है इंटेंशन के साथ, इंटेंशन को कोर्ट ने माना नहीं। सर आपने अभी आपने कहा कि ये, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, आपने कहा कि ये इंटेंशन नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने इसको मर्डर नहीं माना। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, इसी ऑर्डर में कोर्ट एक जगह लिखती है कि
the fourth clause stipulates that if the person committing the act knows, पहला बताया ये आप देखें सर 26वें पेज पे है, पेज नंबर 26 पे, इसी ऑर्डर में पेज नंबर 26 पे कोर्ट ने किया है, जब आपने जो अपनी चीजें रखी कोर्ट में और आपने ये कहा कि इंटेंशन नहीं थी आपके क्लाइंट की, तो कौन कोर्ट, सी लाइन पढ़ रहे हैं? जी जी जी, तो इसमें लिखा है सर, हाउएवर द फोर्थ क्लॉज स्टिपुलेट्स दैट इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as it's likely to cause death, such an act amounts to murder। जब आपको, चल मान लीजिए आपने कहा कि इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आप ये जानते थे कि ये डेंजरस हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है और इससे मौत भी हो सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि सच एन एक्ट अमाउंट्स टू मर्डर। सर साफ साफ लिखा है। अब बात कंप्लीट हुई आपकी? बिल्कुल। अब बात कंप्लीट हुई, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर। आप कोर्ट ने क्लियर, इंटेंशन को तो साइड में रख दें, इंटेंशन नहीं थी, ये बात तो क्लियर हुई ना? नहीं, ये तो गंग साहब आपकी तरफ से दिया गया ना, आपने कहा कि इंटेंशन नहीं थी। नहीं, मेरी तरफ से नहीं दिया गया है, कोर्ट ने फाइंड आउट किया है, मेरी तरफ से नहीं दिया गया है। कोर्ट ने फाइंड आउट किया है मेरे भाई, सारा सब कुछ है, मैंने नहीं दिया गया है, मेरी चीज का एक्सप्लेन नहीं करी कोर्ट ने खुद इसको ये मानना है कि ये इंटेंशन नहीं थी इसमें। अब नॉलेज पे आते हैं, आपने कहा नॉलेज की, यहाँ पे कोर्ट ये कहना चाहती है कि ये मर्डर नहीं है और कल्पेबल होमिसाइड उसने शब्द यूज किया है। ठीक है, जो लॉ के जानकार है वो कल्पेबल होमिसाइड को भी जानते हैं, मर्डर को भी जानते हैं। कल्पेबल होमिसाइड वो है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए जिसमें नियत ना हो। सही है, ठीक है, सही है। अब उस पे आते हैं नॉलेज, यही बात तो कोर्ट कह रही है ना, तो इंटेंशन नहीं मान दी। अब आप उस पे नॉलेज पे आती है। एक बात बताएं आप, आज तक कोई ये नहीं, और मैं पूरी सीबीआई की स्टोरी को ही बिल्कुल सही मान लेता हूं, मैं उसमें कोई इफेंट बट नहीं करता। आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहा कि एमडीएमए की कितनी डोज जो है वो फैटल हो सकती है बॉडी के लिए। तो नॉलेज क्या हुई? मेरे को अगर ये नॉलेज हो कि मैं सर्वेश के सिर में 2 लाख मारूंगा तो 2 लाख में सर्वेश की मौत होगी और फिर मैं 2 लाख मार देता हूं, तो है मेरी नॉलेज। मेरे को ये नॉलेज कि मेरे इस काम से इस व्यक्ति की 2 लाख में मौत हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे को ये नॉलेज नहीं कि सर्वेश की मौत कितने लाख में होगी, तो नॉलेज कहाँ है? यही तो कोर्ट कहना चाहती है ना। ये आज तक मैं साइंटिफिकली बात ये कह रहा हूं कि कोई भी आप किसी दूसरे मोमेंट के ऊपर इंटरव्यू लेकर के आए और किसी केमिस्ट्री जानने वाले व्यक्ति को लेकर के आए तो ये बता दे कि एमडीएमए की कितनी डोज फैटल हो सकती है। अच्छा, आप वकील साहब आप बताइए, आप ये मानते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसने एमडीएमए मंगवाया था? कौन सा? अभी भाई उसको मंगवाने की तो जो बात है ना, गोवा में जाके एमडीएमए सब यूज करते हैं, कोई ये कोई चीज ही नहीं है। और मेरा उसका मंगवाना कोई ये थोड़ी है, मेरा उसका मंगवाना अपराध थोड़ी है। मेरा अगर मंगवाना अपराध है, उसको कंज्यूम करना अपराध है, तो उसमें एनडीपीएस के दूसरे सेक्शन लागू होते हैं। और मैंने नहीं मंगवाया था वो, आप देखेंगे अगर उसकी, तो सोनाली फोगाट ने उसको मंगवाने की बात की थी। मेरी सिर्फ इतनी ये थी कि मैं वहां पे एक वेटर को जानता था जिसने लाके दे दिया। वो सारा सब कुछ सोनाली के कमरे में हुआ है सब कुछ। अच्छा, एक चीज जो और निकल के आती है पूरी सीबीआई जांच रिपोर्ट में, ये भी निकल के ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रेजम्पशन है कि भाई सारा का सारा नशेड़ियों का गिरोह था, नशा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। देखो सर्वेश भाई, ये तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। जो मॉरल एथिक्स की जो बात है ना, गोवा में अब ये अपराध है क्या इस देश में? ये अपराध है? नहीं, एमडीएमए और ड्रग्स तो बैन ही है ना सर, वो तो अपराधी है। कौन सा? एमडीएमए ड्रग्स नहीं होती भाई। सर्वेश भाई, आप एक लिस्ट को पढ़ेंगे ना, एमडीए ड्रग्स है, एमडीएमए ड्रग्स नहीं है। इसी ऑर्डर में लिखा है सर ड्रग, इसी ऑर्डर में लिखा है ड्रग। अरे ये ऑर्डर इस जज ने दे दिया तो फाइनल हो गया क्या? सर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाओगे सर, आप जज को चैलेंज कर रहे हो। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर एक होता है, कोर्ट ने दे दिया तो उसके ऊपर अपील का अधिकार ही नहीं होता, फाइनल ही हो जाती। नहीं, अपील का अधिकार अलग है, तो अलग चीज है। तो मेरे को इस कोर्ट के ऑर्डर की इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, उसके ऊपर आलोचना करने का भी अधिकार है, इस पर अपील का भी अधिकार है, और ये कोर्ट फाइनल नहीं है। और ये बदकिस्मती है कि जज को जब वो इंटेंशन मानती है, मर्डर नहीं मानती, और फिर भी बेल नहीं दे रही। नहीं, तो उसने कहा ना कोर्ट ने कि भी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि भी वो इंटेंशन नहीं थी,
तो उसके बावजूद भी अगर उनको ये मालूम था कि डेंजरस एक्ट हो सकता है तो उसको माना उन्होंने कोर्ट ने। कहा नॉलेज की बात को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया मेरे भाई कि नॉलेज कैसे होगी जब साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे। और फिर दूसरी बात जो सबसे अहम चीज है ना सर्वेश भाई, ऐसा है ना डंगी साहब, आप जो है ना जाने माने क्रिमिनल लॉयर में आते हो और आपके पास में ऐसी बारीकियां होती है, आप केस को ऐसा घुमा देते हो। आप भी सर्वेश भाई अच्छे पत्रकार हो और एक नॉलेज रखने वाले पत्रकार हो। मेरी बात को थोड़ा सा मैं और एलोबरेट ये करता हूं कि सोनाली की जो मौत हुई है वो पल्मोनरी और सेरिब्रल ओडेमा, उसने कहा है, डॉक्टर तो बता ही नहीं पाया कोई चीज। एक अंदाजा लगाया कि इस वजह से मौत हुई है। अब वो पल्मोनरी और सेरिब्रल ओडेमा, सीबीआई ने इस विषय में जांच ही नहीं की कि उसको पहले से क्या बीमारियां थी। उसका परिवार मानता है कि उसको थायराइड थी, वो एंटी डिप्रेसेंट लेती थी, वो डिप्रेशन में जाती थी। और जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं उनमें सब में वो केमिकल होता है जो उसकी बॉडी में मिला है। और ये कहीं पर भी कोई कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है। मुझे डंगी साहब एक बात समझ में नहीं आई। आपके हिसार के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश सोनी, अगर मैं कहीं पे ठीक मेमोरी है तो मेरी, वो सोनाली फोगाट का डिप्रेशन और थायराइड का इलाज करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि सीबीआई ने जो है उन चीजों को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि वो किस चीज का इलाज लेती थी। और ये भी इन्वेस्टिगेट, देखो मौत हुई बायोकेमिकल चेंज की वजह से। अब वो पहले से क्या दवाइयां लेती थी, उसने उस दिन वहां जाने से पहले क्या दवाइयां ली थी उसने, इस चीज की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसका प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। और जो पल्मोनरी और सेरिब्रल जो ओडेमा है उसका अगर 1% भी कोई और कारण हो सकता है तो इसकी मौत का कारण ये नहीं है। मुझे वकील साहब एक बात समझ नहीं आई, इस पूरी ऑर्डर में एक जिक्र है एक जगह कि जो सोनाली फोगाट की बॉडी में तो पाया गया एमडीए में, लेकिन दोनों एक्यूज के ब्लड टेस्ट में ये नहीं आया। तो क्या ये माने कि सिर्फ सोनाली फोगाट को दिया गया था, उन्होंने नहीं लिया था? तो फिर आप एक बात बताओ, आप वान्या शर्मा और एंजेला बिस्ट की अभी स्टेटमेंट उसकी बात कर रहे थे, वो कह रही है कि तीनों पी रहे थे। आप ये थोड़ी है कि या तो उनके स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानो या सारी को गलत मानो। नहीं, ये तो आपने पढ़ी है, इसमें लिखा है ना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कि उन दोनों के ब्लड सैंपल में ये नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ ब्लड सैंपल में नहीं आने की कुछ दूसरी और वजह हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी उसका ये हिस्सा फोर्सफुली वाला तो पकड़ लिया कोर्ट ने, फिर कोर्ट ये भी पकड़े कि भाई तीनों पी रहे थे। वो तो एंजेला, ये तो वो भी तो कह रही है ना तीनों पी रहे थे, अपनी मर्जी से पी रहे थे। उस एंजेला ने भी तो ली है एक बार। तो सारी चीज जो स्टेटमेंट है उसको या तो बिल्कुल सही मानो या बिल्कुल गलत मानो। ये नहीं है कि आप उसमें से पिक एंड चूज करेंगे। कुल मिला के सारी चीज ये है। जब अब हम यहाँ पे क्रक्स पे आते हैं, जब इंटेंशन कोर्ट नहीं मानती है। देखो क्रिमिनल लॉ में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो इंटेंशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल इंटेंशन कोर्ट बिल्कुल इंटेंशन कोर्ट मानती नहीं है। तो भाई बात नॉलेज की आ गई। अब उस चीज को अब एक ही पहले देखो ट्रायल कोर्ट है ये सर्वेश भाई, इस ट्रायल कोर्ट में पहले ही आर्गुमेंट में मोटिव सीबीआई ने नहीं माना, इंटेंशन कोर्ट ने नहीं माना, अगली चीज है ही नहीं। दो चीजें तो जो क्रिमिनल लॉ में जो 4 स्टेप होते हैं, पहली मोटिव होती है, फिर इंटेंशन होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। 2 चीजें तो गई। एक ने तो सीबीआई खत्म कर दी, सीबीआई ने खत्म कर दी, दूसरी कोर्ट ने खत्म कर दी। तो ये उस तरफ क्या है, ये टोटल क्या है सुखविंदर के संबंध में। देखो सुखविंदर को बिल्कुल एक फंसाया गया है। फंसाया कैसे गया है, मैं आपके सामने एक और खुलासा कर रहा हूं कि सुखविंदर को ये कहा गया था कि जी आप है ना गवाह बन जाइए इसमें, और ये कह दो कि सुधीर ने उसका मर्डर किया। इट वाज ऑफर टू हिम। नहीं, किसने ऑफर किया था? इसके परिवार वालों ने। अब सुखविंदर ने ये कहा कि जी मैं झूठी बात कैसे कह दूं, उसकी वजह से सुखविंदर का नाम आया है। अब सुखविंदर इस पूरी स्टोरी में कहां था सर्वेश भाई, कहीं है क्या सुखविंदर? सुखविंदर कहीं नहीं है स्टोरी में। उसको सुधीर का सहयोगी बताया जा रहा है। किस प्रकार से सहयोगी है जी वो? अब एक बार बताओ, 23 तारीख को इनके परिवार वाले वहां पे पहुंच गए हैं। इन्होंने जो दरखास्त दी है वो 24 घंटे बाद दी है। ये वो पीरियड था जिस दौरान में ये सुखविंदर को कहते रहे कि भाई आप है ना गवाह बन जाओ और ये कह दो कि इसने इसको मारा है डेलिब्रेटली।
उसने मना कर दिया, क्योंकि वो देखो सुखविंदर के बारे में अगर आप पता करोगे ना, एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड परिवार से, इसके चाचा जो है 2002 में कश्मीर में देश के लिए शहीद हुए हैं, ठीक है, अमर शहीद अमरचंद की। लेकिन वकील साहब, चाचा जी ये तो नहीं कह के गए थे कि आप गोवा में एमडीए मिले। मैं अरे भाई, मैं कंप्लीट तो करने दो मेरे को। बहुत रेपुटेड परिवार से है, बहुत अच्छे परिवार से है, इसी वजह से उसने इस बात को नहीं माना। अगर उसकी जगह कोई मोरली कमजोर आदमी होता, वो एकदम से ये मान लेता कि ठीक है भाई तू निकल जा, इसको फंसा दे सुधीर को। लेकिन क्योंकि वो उसमें जुरिस्टिक एक सेंस थी कि भाई बस सिर्फ मैं बच जाऊं और किसी दूसरे गलत आदमी को फंसा दूं, इसलिए उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं गवाह नहीं बनूंगा, क्योंकि मर्डर तो सुधीर ने भी नहीं किया। इस वजह से उसका नाम उसमें डाल दिया। आप कंप्लेंट में देखोगे तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उसका नाम डाल दिया गया और वो उसमें अकम्प्लिश है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सुखविंदर के विरुद्ध जाती हो। और आफ्टर ऑल जब इंटेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सुखविंदर कह रही है कोर्ट, तो मर्डर की तो बात ही खत्म हुई भाई। इसमें वकील साहब एक जगह और लिखा है कोर्ट ने कि इन द केस ऑफ एट हैंड नॉट ओनली वाज मेडिकल हेल्प नॉट गिवन टू द डिजीज्ड। कोर्ट ये मानती है, जांच के बिहाफ पे दरअसल मानती है, क्योंकि अभी एविडेंस तो हुए नहीं है। जांच जो सीबीआई ने पेश की है उसी के बेस पे कोर्ट कह रही है आपके बेल वाले ऑर्डर के ऊपर, वो कह रही है कि उसको लेके नहीं जाया गया, उसको डॉक्टर की जो हेल्प चाहिए थी वो नहीं दी गई, और कार में भी उसको घसीटा गया, उससे उसको इंजरी भी हुई है, और ये एक रीजन हो सकता है मर्डर का, ऑफेंस ऑफ मर्डर। आप इसको है ना, जो पुट और ड्रैग शब्द उसने किया है जी। और मैं इस शब्द को, अब एक बात बताओ, वो खुद तो चल नहीं सकती थी, अनकॉन्शियस हो चुकी थी, उसको उठा के ही तो गाड़ी में रखा जाएगा ना भाई, उसको आप ड्रैग कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं ना, हमने चीख चीख के कोर्ट में ये कहा कि वो जिंदा थी जब उसको हॉस्पिटल ले गए हम जी। जब हम उसको हॉस्पिटल ले गए शी वाज अलाइव। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई के एक एविडेंस जो डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम किया डॉक्टर मनोहर ने और डॉक्टर सुनील चिंबोलकर ने, वो दोनों कह रहे हैं कि शी वाज अलाइव। तो फिर एक बार बताओ, हमने मेडिकल हेल्प कैसे नहीं दी उसको? दूसरी जहां तक बात है, इस बात को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस प्रकार के मौके आते थे कि वो अनकॉन्शियस हो जाती थी और वो समय के साथ ठीक हो जाती थी। मेडिकल हेल्प ना देने वाली कोई बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि कहीं पर भी उसकी जो डेथ है उसका समय जो है वो मेंशन नहीं है। अब मैं जब उसको ले गया वो जिंदा थी, डॉक्टर की गलती की वजह से मरी है वो, ये हम प्रूव करेंगे। ये बात भी मैंने कोर्ट में चीख चीख के कही है भाई। कोर्ट ने उस चीज को ओमिट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको डेलिबरेटली, पता नहीं क्या कोर्ट की इंटेंशन रही होगी कि कोर्ट ने उस चीज को नहीं इसमें एक्सप्लेन किया है। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में जाके एक्सप्लेन हो, लेकिन एट दिस स्टेज जब बेल के फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक बड़ी चीज जो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का एक इंग्रेडिएंट होती है, वाइटल इंग्रेडिएंट होती है, इंटेंशन, उसको कोर्ट मान दी है। मतलब अब आपका पूरा जो मुकदमा है, जो आपका पूरा ग्राउंड है, वो इंटेंशन के ऊपर चलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसी भी क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन मेंस रिया, एक्टस रिया, सबसे पहले नियत खराब हो, उसके बाद उस नियत के अनुसार उसने काम किया हो, इसी पे चलता है। जब वो कोर्ट कह रही है मेरी इंटेंशन नहीं थी, तो आगे फिर ऑफेंस भी नहीं बनता। ये तो कोर्ट ने फाइंड आउट कर दिया और पहले स्टेप पे फाइंड आउट कर दिया। लोग वकील साहब ये भी जानना चाहते हैं, मेरा जो ये ऑर्डर है सर्वेश भाई, वो बेल नहीं मिली, वो एक अलग विषय है, लेकिन बेल, वो हम भी मानते हैं, बेल कई बार नहीं देती है, कोर्ट की मर्जी होती है, कई बार हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उसमें बेल नहीं देती है कोर्ट। नहीं, वो सब मीडिया के प्रेशर की तो दूसरी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरा ये ऑर्डर जिसमें उसने इंटेंशन को नहीं माना, बेल ऑर्डर से कई गुना ज्यादा अच्छा मेरे फेवर का ऑर्डर है। जब इंटेंशन को पहले स्टेप पे कंक्लूड कर दिया एंड कोर्ट फाइंडिंग इज द बेस्ट एविडेंस, उससे बड़ा एविडेंस कोई होता ही नहीं जिसको कोर्ट फाइंड आउट कर ले। तो इंटेंशन, मोटिव, इंटेंशन, दो चीजें गई, तीसरी चीज अगली चीज हाई कोर्ट में जाएंगी वो, और कहीं पर भी ये केस सस्टेन नहीं करेगा किसी भी सूरत में। इसमें लोग जो हैं वकील साहब ये भी जानना चाहते हैं, अगर आप बता पाए तो, ये मिस वान्या और मिस एंजेला कौन थी? क्या सुखविंदर की दोस्त थी ये? देखो इसमें सर्वेश भाई, हाँ दोस्त थी। कुछ वेयर अबाउट्स बता पाए? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये वान्या उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं। वो हमारा जो इंटरव्यू है वो इस एस्पेक्ट नहीं है।
देखो वो एक गवाह हैं इस केस में, और उनके वेयर अबाउट को डिस्क्लोज करना या उनके बारे में डिस्कशन करना तो सर्वेश भाई ठीक नहीं है। ये एक लीगल प्रोसीडिंग को भी वो चीजें हैं, वो समय के साथ सारी चीजें आती चली जाएंगी। और ये कोई कोई ऑफेंस नहीं है कि भाई आप इस ज्यादा केस को लेके वान्या शर्मा, रंजिला बिष्ट कौन थी, सुखविंदर का क्या उनसे होता, ये हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि सोनाली फोगाट की जो डेथ हुई वो सुखविंदर और सुधीर के किसी काम की वजह से हुई कि नहीं हुई, इसका क्रक्स भी ये है। और मेरा भी सिर्फ यही है मोडस ऑपरेंडी, और मेरा और एरिया ऑफ ऑपरेशन यही है। ठीक है, दूसरी सब चीजें सबसाइडरी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लॉ को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। लॉ में जो है ना दूसरी चीजें ये नहीं होती है। नहीं चलिए, आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन क्या है कि लोग जानना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ पे बाउंड है। दूसरी बात ये थी सर, एक बार तो कोर्ट ने डिसमिस किया है बेल को, तो अब आगे क्या करेंगे आप? मतलब इसको क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए? हम इसमें निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जाएंगे, और हमें बिल्कुल ये न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस बेल ऑर्डर पर जो इंटेंशन की जो बात आई है उससे मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वेव जो है ना वो आई है। मेरे में अंदर भी आई है, सुखविंदर के अंदर भी आई है, क्योंकि कोर्ट ने पहले स्टेप पे इंटेंशन को नहीं माना, एंड वी विल प्रोसीड इन दी हाई कोर्ट। जहां तक लोगों की बात है, लोगों को तो गॉसिप चाहिए, और लोगों को तो वो चीजें चाहिए कि जिससे उनका मनोरंजन हो पाए। परवेश भाई, दो व्यक्तियों के जीवन के साथ, ठीक है बदकिस्मती से सोनाली फोगाट नहीं है, वो चली गई किसी दुर्घटना की वजह से, हमें उस बात पर भी खेद है, लेकिन दो लोगों को जिनको बिना किसी वजह से, मीडिया की इस हाइप की वजह से, आपको ध्यान होगा शुरुआत में ये कहा गया कि उसके शरीर पर 40 चोटें हैं जी। वो 40 चोटें जो है वो क्या थी, उनकी वजह से तो मौत ही नहीं हुई। मौत की वजह को दूसरी चीज है। नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं कि वो कॉज ऑफ डेथ नहीं था जी। नहीं था। अब कॉज ऑफ डेथ नहीं था तो मीडिया ने 3 दिन 4 दिन तक क्या बनाया उसका? 40 चोटें हैं जी, 40 चोटें हैं, इसी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज हुआ, एक बार बताओ कि एक व्यक्ति यहाँ से रिंकू ढाका, उसका जो भाई है वो हरियाणा से जाकर के फिर बताता है, उसको तो नहीं पता ना क्या हुआ, वो आई विटनेस तो नहीं है ना, उसने तो एक अंदाजे के आधार पे किया ना। और अंदाजे के आधार पर बहुत बहुत जल्दबाजी में गोवा पुलिस बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही थी कि उसने उसको एक्सीडेंटल डेथ मान के 174 डीडीआर में मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी कोई काज ऑफ डेथ नहीं आया। बहुत आनंद फानंद में दबाव में, क्योंकि मीडिया का दबाव बन चुका था, और मीडिया के दबाव की वजह से एफआईआर दर्ज हुई, सीबीआई को दे दिया गया। और सीबीआई जो इतनी बड़ी प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बहुत रेपुटेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने भी जो फैक्ट्स है उनके ऊपर काम नहीं किया। अब एक बात बताओ, क्या नहीं चाहिए था कि जो काज ऑफ डेथ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो क्या उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी, जो पीछे उसकी डायग्नोसिस हो रखी थी, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? और सेरिब्रल और पल्मोनरी ओडिमा जो है वो कुछ समय में नहीं हो जाता, 2 घंटे में नहीं हो जाता। ये ओडिमा है कि आपके लंग्स में और आपके दिमाग में जब वेट स्वेलिंग आती है, गीली सूजन आती है, उसको ओडिमा बोलते हैं। वो एक दिन में नहीं होती भाई। नहीं, ये आपका एक तर्क, आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट तो आगे जाके आएंगे सर, बेल पे तो होते नहीं है। नहीं, बेल एक समरी ट्रायल होती है सर्वेश भाई, केस का पूरा एक समरी ट्रायल है बेल के ऊपर, और कोर्ट को ये देखना होता है कि इसके अंदर आगे कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितने नहीं है। वो समरी ट्रायल है एक तरह से, अगर आप उस चीज को समझें और आपको देखने वाले समझे तो वो समरी ट्रायल है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आनंद फानंद में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दिया, ठीक है। कोई भी एविडेंस सीबीआई की इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद, सारे हालात हैं, हालात को आप कुछ भी कह लो, हालात में ये हालात सीबीआई कह रही है कि इन्होंने उसको मार दिया, हालात ये भी तो कह रहे हैं ना कि इनका कोई दोष नहीं है। एक आदमी जो है ना, चलो तीनों उसको ले रहे थे, तो जो चीज मैं आपको मारने के लिए दूंगा वो मैं खुद भी ले लूंगा क्या? इंटेंशन तो यही। मैंने तो बताया आपको कि इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह आया कि उनके ब्लड सैंपल में एमडीएमए है ही नहीं एक्यूज की। वो एक अलग विषय है भाई। एमडीएमए मैंने कहा ना कि लगातार शरीर में कंज्यूम होने वाला केमिकल है, वो एज का भी अंतर रहता है उसमें, बॉडी की जो स्टेमिना है उसका भी फर्क रहता है, ब्लड सर्कुलेशन का भी फर्क रहता है। जैसे सुखविंदर है वो जवान है इन दोनों के कंपेरेबल में, तो उसके शरीर में ज्यादा कंज्यूम हुआ है, या जिस व्यक्ति ने ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर ली उसके शरीर में ज्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि एमडीएमए सुखविंदर ने लिया था? अरे भाई सीबीआई कह रही है, मैं आप या तो सीबीआई की बात को सही मान लो, मैं तो उसी को एलोबरेट कर रहा हूं। वान्या की बात को सही मान लो, तीनों ले रहे थे उसको। अब एक चीज जो किसी दूसरे आदमी को मारने के लिए दी जाएगी, मान लो मैं आपको जहर ही दे रहा हूं, तो उसको मैं क्यों लूंगा जी? मैं क्यों लूंगा? जहां तक आप दूसरी ये चीजें है ना, जो मीडिया की बातें हैं,
भाई कहाँ गए वो 4 नाम जो जिसके ऊपर परिवार वालों ने कहा कि चिट्ठी आई थी? वो चिट्ठी से कहाँ गए मुझे वो याद आ नाम? गया डांगी साहब, अभी उसका परिवार बड़ा खफा हो रहा है आपसे, आप ऐसी ऐसी दलीलें देते हो कोर्ट में, वो परिवार को तकलीफ हो रही है, सोनाली फोगाट के परिवार को। देखो सर्वेश भाई, मेरा उद्देश्य उनको बिल्कुल भी तकलीफ देना नहीं है। मैं उनके दुख में शामिल हूँ, जो भी चीजें उनकी भावनाएं हैं उनके साथ हूँ, लेकिन मेरा काम न्याय के लिए काम करना है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन लोगों की भावनाओं को मरहम देने के लिए या उनको खुश करने के लिए दो व्यक्तियों को अंदर ठूस दिया जाए, उनके साथ न्याय ना हो, या उनकी ईगो को शांत करने के लिए ठूस दिया जाए। आप सब जानते हैं कि आज जो अमन पूनिया जो उसके जीजा हैं, या रुकेश पूनिया जो जो क्लेम करती है उनकी कि मैं बहन उनकी है। राजनीति को इनहेरिट करूं, उनकी बहन है, उस अमन पूनिया और रुकेश पूनिया पर तो सोनाली फोगाट ने एफआईआर दर्ज करा रखी थी। क्यों? उनका झगड़ा हुआ था। क्यों? सीधी सी बात है, झगड़ा हुआ था। अब वो उस चीज को, वो झगड़े की वजह क्या है? क्योंकि सुधीर उसके नजदीक आ गया था और सुधीर उसको ठीक रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, सुधीर उसको ठीक रास्ता दिखा रहा था, तो इन लोगों को तकलीफ हुई, उस वजह जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज करा दी। अब जो व्यक्ति, एक बात बताएं आप, आज उसकी राजनीतिक वारिस होने का क्लेम करते हैं, आज परिवार को चाहिए या ये कि सोनाली फोगाट की जो बेटी है, उस बेटी के भविष्य की बात करें, और इस बात को एक दुर्घटना मान करके, और वो अपनी तरफ से इंजस्टिस ना करें किसी के साथ। और इंजस्टिस उन्होंने किया है बेवजह इन दो लोगों को अंदर करा करके, बगैर किसी बात के। वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उनके परिवार के भी जानते हैं कि ये लोग निर्दोष हैं, उसके बावजूद भी मीडिया के प्रेशर में। और मुझे ये भी लगता है क्योंकि सोनाली फोगाट के जो बीजेपी नेताओं के साथ जो रिलेशन थे, उनको उसका परिवार यूज करके इन लोगों को अंदर रखने में सपोर्ट कर रहा उस चीज को। वो जो नेताओं के साथ रिलेशन है, डेफिनेटली। अब जब रुकेश पूनिया इस बात का दावा करती है कि मैं उसकी राजनीतिक वारिस हूं, तो उसके रिलेशन को भी वो जाएगी उन रिलेशन तक। आज मुझे यह भी लगता है इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि, और इस एफआईआर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात इनकी तरफ से, अपने जो सोनाली के जो रिलेशंस थे, जो बड़े हाई ऊपर तक के रिलेशन थे, उन रिलेशंस को यूज करके, और वो इस तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं कि इन लोगों को जैसे तैसे अंदर रखें। आपकी तो वकील साहब बात होती है अपने मुवक्किल से, जाहिर सी बात है, आप डेट पे भी जाते हैं, आप गोवा बाकायदा आप पैरवी कर रहे हैं, यहाँ से पूरी फाइलें लेके आप वहाँ जाते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं, जेल में क्या चीज़ें हो रही हैं उनके साथ में? सर्वेश भाई, ये सवाल आपने पिछले इंटरव्यू में पूछा था। एक जेल में नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं, उस तरह वो भी अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो किस बात का है कि वो काम जो उन्होंने किया नहीं, उसके लिए वो जिंदगी दुखी है। उनके परिवार के लोगों को मिलने दिया जा रहा है? नहीं, वो सब चीजें हैं, परिवार के लोग उनसे मिलते हैं, सारी बातें हैं। वो चीज तो एक जो कानून के अनुसार चीजें दी गई है कि परिवार वाले मिलने हैं, या लीगल फैसिलिटी के जैसे हमें मिलने की जो परमिशन है, वो तो जेल अथॉरिटीज देती। आखिरी सवाल ये है डंगी साहब, अब हाई कोर्ट में कब जाएंगे आप, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका है सेशन कोर्ट का, तो अब इसमें हम जल्दी ही हाई कोर्ट जाएंगे सर्वेश भाई, और सारी चीजें हम हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। और हमें इस बात की उम्मीद है कि इस लाइट में, कि जब इंटेंशन कोर्ट ने खुद नहीं मानी है, और तो क्राइम नहीं बनता है, और कोई भी ऐसी कनेक्टिंग एविडेंस किसी प्रकार की भी नहीं है, तो इन लोगों को देखो, आपको एक दिन के लिए भी, आप इनजस्टिस एक ऐसी चीज है, उसको मैं ये मानता हूं कि वो भूख से भी ज्यादा जरूरी है। आपको रोटी से पहले न्याय चाहिए। अगर आपको जब न्याय नहीं मिलता है, तो आपको कोई कितने अच्छे माहौल में रख ले, वो कितनी को चीजें दे दे, आप अंदर से मानसिक रूप से, क्योंकि भूख जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, शरीर को चाहिए होती है, न्याय दिमाग को चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। न्याय उनको नहीं मिल रहा, तो इस देश में हर व्यक्ति को न्याय मिले। और इसमें मैं एक बात और आपको कहूंगा कि मीडिया का जो रोल है, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल बनेगा इस देश की लीगल हिस्ट्री में, जहां मीडिया के दबाव की वजह से दो लोगों को बिना किसी बात के, अगर ये चीज मीडिया में ना होती, तो डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। क्योंकि गोवा पुलिस ने अब एक बात बताएं आप, गोवा पुलिस ने 174 सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज कर दिया था। 174 होते हैं अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ का मतलब मर्डर नहीं होता, ठीक है भाई। अननेचुरल डेथ में उन्होंने कर दिया था मुकदमा दर्ज। अगर उनको ऐसा लगता कि उनको आज नहीं, उस वक्त तक तो कोई कंप्लेंट नहीं गई होगी ना परिवार की तरफ से। मतलब एक बात बताएं आप कि एक मर्डर हुआ, चलो कोई घटना हुई गोवा में, और यहाँ से हरियाणा से जाके कोई आदमी बताएगा कि जी फला फला ने किया है,
और वहां रहने वाली जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उसको अननेचुरल डेथ कह रही है, वो मर्डर नहीं है। और यहाँ से कोई व्यक्ति जाके उसको ये कहेगा ना जी मर्डर है, और मीडिया के दबाव की वजह से जमाना ना, नहीं तो जो वहां गोवा पुलिस थी उसके पास फैक्ट ज्यादा थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट थी। एक व्यक्ति यहाँ से जाके कैसे बताएगा? उसने तो अंदाजा ही लगाया ना कि जिस प्रकार से इसने ये किया होगा। वो पूरी कंप्लेंट देखेंगे तो एक अंदाजा है, वो अंदाजे के आधार पर ये सारी चीजें की गई है। अदरवाइज गोवा पुलिस बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी। मैं ये कहता हूं कि सीबीआई की जो जांच की गई है ना, वो सीबीआई की जांच भी एक बहुत कॉन्स्पिरेसी के तहत इनके परिवार वालों ने बीजेपी के नेताओं से मांग करी, और बीजेपी के नेताओं ने उठा के सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने उठा करके जो गोवा पुलिस कह रही थी उससे भी अलग जाकर के इनको फंसा दिया। आप ये तो देखें ना कि गोवा पुलिस 174 सीआरपीसी में अननेचुरल डेथ वही दर्ज कर लेती अगर हालात होते तो। उस वक्त के मीडिया पर हमने आईजी डीआईजी बहुत लोगों के बयान देखे कि अननेचुरल डेथ है, लेकिन परिवार ने बीजेपी के नेताओं से मिल करके और सीबीआई जांच करवाई। सीबीआई का सबको पता है क्या करती है सीबीआई, और सीबीआई ने इन चीजों को वो कर दिया। यानी कि गोवा पुलिस की जो आवाज थी उसको दबा दिया गया। गोवा पुलिस की जो आवाज थी वो हमारे पक्ष में थी, वो अननेचुरल डेथ कह रही थी, ये भी अननेचुरली डेथ। नहीं तो अगर वाकई निर्दोष हैं तो जांच जब चलेगी सर, जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपकी गवाही होंगी, आपके तर्क जब कोर्ट में जाएंगे, आप बात करेंगे, बहस करेंगे, तो चीजें आ जाएंगी साफ साफ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर ये लोग एक्विट नहीं हुए और ये लोग दोषी मिले, सुरेश भाई, उसी दिन मैं वकालत करनी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तब ये मानूंगा अगर इन लोगों को दोषी मान लिया तो इस देश में न्याय की हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल बरी होंगे, 100% बरी होंगे। और मैं एक चीज और कहता हूं, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, मीडिया के दूसरे साथियों से भी गुजारिश करता हूं, और सब उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो इस चीज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि अगर आप सोचो जीवन में कभी आपके साथ कोई अन्याय हो तो कितना बुरा। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये चीज सही है, लेकिन सर वकील साहब, हम तो जो है ना, हम तो ग्राउंड पे बात करते हैं, पेपर्स पे बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं उछाल देते हैं, हवा में बोल नहीं फेंकते हैं। क्या शुरुआत में सर्वेश भाई जब मीडिया में जो चीजें चली वो ग्राउंड के आधार नहीं, पर आप ठीक कह रहे हैं। जब ये चोट की बात आई तो हमने उस वक्त भी डिफाइन किया था, अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो हमने डिफाइन किया था कि ये इंजरीज बड़ी, ये स्कार हैं, ये ब्लंट इंजरी है, ये तो कभी भी हो सकती है, हमने कहा था उस वक्त भी। सर्वेश भाई, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान इसलिए करता हूं कि आप एक बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और फैक्ट और ट्रुथ की पत्रकारिता करते हैं, तभी मैं आपको इंटरव्यू देता हूं। अदरवाइज दूसरे पत्रकार इस लायक नहीं है, बड़े बड़े चैनल्स इस लायक नहीं है। उन लोगों ने एक माहौल बनाया और पता नहीं क्या रीजन था उसके पीछे, कौन सी फोर्स थी जो एक माहौल बना दिया गया, और बगैर किसी कोर्ट की किसी फाइंडिंग के। देखो, जब तक व्यक्ति निर्दोष है, जब तक कि उसको दोषी ना करार दिया जाए, तो लॉ की प्रिजम्पशन है, ये लॉ की एक मैगजीन है। बिल्कुल दायरे में करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है जब तक उन्होंने वो चीज कर दिया। आपका मैं सम्मान इस एक पत्रकार होने के नाते, और बहुत अच्छी पत्रकारिता आप करते हैं और फैक्ट की बात करते हैं, इसलिए मन करता है कि आप कोई बात पूछें उसका नहीं, हमारा वकील साहब मोटिव भी यही होता है। आपसे भी हम इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि आप सुलझे हुए वकील हैं, आप एक हरियाणा के जाने माने बड़े वकील हैं, और चूंकि आप दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं आप जाने माने, और वकील का काम है अपने मुवक्किल को डिफेंस करना, उनको डिफेंस देना, बचाना, आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए, लोग जानना चाहते हैं। सुरेश भाई, ये आपकी बंदा नवाजी मैं इस काबिल कहाँ, ये तो आपने कुछ बहुत बड़े शब्द प्रयोग कर दिए, इनके लिए तो धन्यवाद। लेकिन हर व्यक्ति को कोशिश ये होनी चाहिए कि न्याय के लिए काम करे, इस देश में न्याय का वातावरण बने, सबको न्याय मिलेगा तो ही सोसाइटी अच्छी रहेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी की भावनाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात मैं एक और आपके इंटरव्यू को समाप्त करते करते लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि वो जो नेताओं के नाम लिए गए, बहुत नेताओं के नाम लिए गए, मेरे को ये बताइए कि जो 4 चिट्ठियां आई थी जिनके बारे में अखबारों में बड़े बड़े वो लिखे गए थे, वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका? और एक व्यक्ति जो उसकी राजनीति को इनहेरिट करके और राजनीति में आगे बढ़ने का दावा करता है, उसकी इस प्रकार की नीयत है कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं, वो व्यक्ति अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सही बात करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? वो हर वो तरीके अपनाएगा जिससे उसको सनसनी मिलती है। उस चिट्ठी को तो वकील साहब, उस चिट्ठी को तो कई लोग बोगस भी मानते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब जांच भटकाने के लिए लिखी गई थी। इसने लिखी थी तो वो जांच हो ना, कौन है व्यक्ति जो भटकाना चाहता था, उसको सनसनीखेज किसने बनाया? उसको सनसनीखेज इनके परिवार वालों ने ही बनाया। और मेरे को ये हैरत इस बात की है
कि फोगाट फैमिली बिल्कुल शांत है, लेकिन ये जो अमन पूनिया और उनकी उनकी जो वाइफ है, जो सोनाली की बहन है रुकेश पूनिया, वो हर बात, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जी। पिछले दिनों कि उसने वो जो आपने भी कहा कि आप भावुक हैं। अब भाई भावना से ठीक है, भावना हो सकती है, हम उनकी भावना की कदर भी करते हैं, लेकिन किसी की भावना को शांत करने के लिए, किसी की ईगो को शांत करने के लिए किसी के साथ इंजस्टिस तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नहीं हो सकता। भावना अलग चीज है। और मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम फैक्ट की और उसकी ट्रुथ की बात जी। कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भावनाओं की बात करने लग जाऊँ नहीं क्या? नहीं नहीं करते। और ये सब चीजें क्या वकील साहब यही तो फर्क है ना। देखिए आप इशारा ये सुलझे करती हुए हैं। लॉयर हैं, आप भावनाओं की बात क्यों करेंगे ना, आप फैक्ट मैं सर्वेश भाई ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति उनको सोनाली फोगाट के जाने के बाद वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और खुदा करे वो राजनीति में बहुत आगे जाएं, लेकिन अपने पॉजिटिव तरीके से आगे जाएं। मैं दुआ करूंगा परमपिता परमात्मा से और कुदरत से कि वो राजनीति में बहुत आगे जाएं और चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचे। चलो, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपने वकील साहब। और जब भी आप हाई कोर्ट में जाएं, उस रास्ते को अडॉप्ट करने के लिए किसी के साथ अन्याय ना करें, इन दो लोगों के साथ अन्याय ना करें। अपनी भावनाओं का, अपनी आंसू टपकाने की जो बात है, उसमें ये भी देखते हैं कि उससे किसी के साथ अन्याय हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं, ये कहा भी गया है, भले ही 100 जो है ना कसूरवार छूट जाए, लेकिन बेकसूर आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो कहा भी गया है, जस्टिस में भी कहा जाता है। और आपसे गुजारिश सर, जब भी आप हाई कोर्ट में जाएं या बेल अप्लाई करें तो उस पर हियरिंग हो तो एक बार इतला आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी रहेगी। वकील साहब फिर किस दिन आपसे बात करेंगे। मैं सर्वेश भाई आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को भी इसमें है कि आप फैक्ट और ट्रुथ की बात रखते हैं, तो मेरे को भी आसानी होती है कि जो एक माहौल जो बना दिया गया। देखो एक बात बताओ कि सजा तो उनको कोर्ट तो बाद में देगा कि नहीं देगा, वो बरी होंगे, लेकिन समाज में और मीडिया ने तो उसको सजा दे ही दी। मैं भी चाहूंगा कि आप जैसे साथी जो मीडिया में हैं वो न्याय की बात करें, वो सच्चाई की बात बिल्कुल करें। सर, हमारी तो कोशिश साथ पहले दिन से ही रहती है कि जस्टिस वाली बात हो, जो ग्राउंड पे चीजें हैं वही है, रियलिस्टिक बात की जाए, बजाय कि वर्चुअल में हम नहीं जाते हैं सर। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कई बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। एडवोकेट सुखवंत डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और वीडियो को शेयर करें और कमेंट खुल के करें। आप देखते रहें हिकमत वॉइस। नमस्कार।